द वॉकिंग डेड सीरीज एक अमेरिकन नॉवल सीरीज के ऊपर बेस्ड है जिसे रॉबर्ट कर्कमैन ने लिखा था। इस कॉमिक को उन्होंने द ज़ॉम्बी मूवी दैट नेवर एंड्स नाम से प्रमोट किया था। ओरिजिनली कॉमिक का नाम द लिविंग डेड था। उन्हें ज़ॉम्बी नाम पसंद नहीं आया था क्योंकि वो मानते थे कि उनके वॉकिंग डेड कैरेक्टर्स ज़ॉम्बीज से डिफरेंट हैं। इसीलिए उन्होंने फाइनली इसका नाम द वॉकिंग डेड रखा। सीजन 1 में इसके 6 एपिसोड्स हैं। तो एपिसोड 1 की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलते हैं एपिसोड 1 की ओर। जॉर्जिया के एक वीरान हाईवे पर शेरिफ डिप्टी रिक ग्रेम्स अपनी पुलिस गाड़ी को चलाते हुए जा रहा था। उसे रास्ते में उल्टी पड़ी हुई और इधर उधर बिखरी हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं जिन्होंने आगे से रोड को ब्लॉक किया हुआ था। रिक गाड़ी से गैस केन को लेकर उतरता है और उन गाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए गैस स्टेशन की ओर जाता है। रिक गैस स्टेशन जाकर देखता है वहाँ उसे डेड बॉडीज और बहुत सारा गार्बेज दिखाई देता है। उस गैस स्टेशन पर एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर नो गैस लिखा हुआ था। रिक चारों ओर देखता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही एक गाड़ी के पीछे छिप जाता है। उसे गाड़ी के नीचे से देखने पर एक स्लीपर पहने हुए छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। वो लड़की नीचे गिरा हुआ टेडी बियर उठा रही थी। रिक खड़े होकर देखता है कि वो बच्ची एक और जा रही थी। रिक उस बच्ची को आवाज देता हुआ उसके पीछे जाता है। वो बच्ची अचानक ही पलट जाती है। रिक देखता है कि उस बच्ची के लिप्स और उसके राइट साइड का फेस का कुछ हिस्सा बुरी तरह से नोचा हुआ था। रिक उसे देखकर घबरा जाता है। वो धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लग जाता है, लेकिन वो लड़की रिक की ओर तेजी से बढ़ने लग जाती है। रिक जल्दी से अपनी गन निकालता है और उस लड़की के हेड का निशाना लगा देता है। वो लड़की उसी वक्त नीचे गिर जाती है। अब एपिसोड को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। रिक और उसका बेस्ट फ्रेंड शेन वॉल्स, जो कि उसका वर्क पार्टनर भी था, दोनों पुलिस गाड़ी में बैठे हुए हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे। वो दोनों आदमी और औरत के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं उसे डिस्कस कर रहे थे। उन दोनों का कन्वर्सेशन अचानक ही रिक की वाइफ लॉरी की ओर चला जाता है। तब रिक शैन को कहता है कि लॉरी ने उसी सुबह उसके बेटे कार्ल के सामने उसे कहा था कि वो अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहा था। रिक शेन को बताता है कि वो लॉरी को कार्ल के सामने कभी भी रूडली जवाब नहीं दे पाएगा। तभी उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है। उन्हें 2 अपराधियों के पीछे जाना था जो कि हाईवे की ओर से भाग रहे थे। रिक और शेन तुरंत ही क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। क्राइम सीन पहुंचने पर वो दोनों एक स्पाइक स्ट्रिप को सड़क के ऊपर फैला देते हैं और वहीं सड़क के किनारे हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात अपने साथ काम करने वाले लैम्बर्ट कैंडल और लियोन बैसेट से होती है। सभी अपराधियों की गाड़ी के आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में उन्हें अपराधियों की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उनकी गाड़ी के पीछे 2 पुलिस की गाड़ियां भी थी। वो कार तेजी से स्पाइक स्ट्रिप के ऊपर से गुजरती है। ड्राइवर अपना कंट्रोल खो देता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। रिक उस गाड़ी के पास पहुंचता है। एक आदमी उस गाड़ी में से बाहर निकलता है और ऑफिसर्स के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। रिक चिल्लाकर उसे गन नीचे गिराने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी रिक के ऊपर ही गोली चला देता है। शेन उस गनर को मार गिराता है। रिक इस बीच घायल हो जाता है। उसी वक्त गाड़ी में से एक दूसरा आदमी बाहर निकलता है, लेकिन वह भी ऑफिसर्स के गोलियों से मारा जाता है। तभी उस गाड़ी में मौजूद एक तीसरा आदमी जो पहले ही बाहर निकल गया था, वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उनमें से एक गोली रिक को लग जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वो गनर भी शेन के द्वारा मारा जाता है। शेन लियोन को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। इसी बीच एपिसोड में दिखाया जाता है कि शेन कुछ फ्लावर्स लेकर रिक के पास हॉस्पिटल जाता है। अननोन टाइम पीरियड बीत जाता है। रिक कोमा से बाहर आता है। इस टाइम पीरियड को एपिसोड में मेंशन नहीं किया गया है। वो शेन के लाए हुए फ्लावर्स को देखता है। वो फ्लावर्स बहुत पहले ही सूख चुके थे। हॉस्पिटल की मशीनें बहुत पहले ही रुक चुकी थी। वहाँ मौजूद घड़ी भी बंद थी और पूरा रूम खाली था। रिक वीकनेस फील करता है, फिर भी वह किसी तरह से उस बेड से उतरता है और नर्स को आवाज देकर बुलाता है। उसकी आवाज देने पर वहाँ कोई नहीं आता।
ये देखकर रिक वॉशरूम जाता है और वहाँ पर मौजूद टैप से पानी पीता है। रिक अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी को मिरर में देखकर महसूस करता है कि उसे बेड पर पड़े हुए बहुत समय बीत चुका था। रिक उस रूम से बाहर निकलता है। उस रूम के दरवाजे का रास्ता ब्लॉक किया गया था। रिक उसे हटाता है और अंधेरे में ही हॉलवे की तरफ बढ़ने लग जाता है। वह देखता है कि हॉलवे की लाइट फ्लिकर कर रही थी और छत से टूटे हुए इलेक्ट्रिक वायर्स लटके हुए थे। वो सीधा नर्सिंग स्टेशन की तरफ जाता है और वहाँ रखे हुए फोन को उठाकर देखता है, जो कि उस वक्त बंद था। वहाँ उसे एक मैच बॉक्स मिल जाता है। वो उस मैच बॉक्स को जलाकर देखता है। उसका ध्यान वहीं पर एक नर्स की बॉडी की ओर जाता है, जिसकी स्किन निकली हुई थी। रिक कुछ समझ नहीं पाता। रिक इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और डरा हुआ है। वो हॉलवे में आगे की ओर बढ़ता है। तब उससे वहाँ की दीवारों में बने हुए बहुत सारे बुलेट्स के होल दिखाई देते हैं और इन दीवारों पर बहुत सारा ब्लड भी लगा हुआ था। वहीं उसे एक कैफेटेरिया का दरवाजा दिखाई देता है, जो कि चेन से लॉक था। उसके ऊपर ब्लैक पेंट से एक मैसेज लिखा हुआ था, डोंट ओपन, डेड इनसाइड। वह उस दरवाजे की ओर बढ़ता है, तब देखता है कि एक औरत अपना गंदा हाथ उस दरवाजे के क्रैक से बाहर निकालकर उस चेन और लॉक को खोलने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ गुर्राने की आवाजें भी आ रही थी। रिक इन सबसे बहुत ज्यादा डर जाता है। वह एलिवेटर की ओर जाता है, लेकिन वह बंद मिलता है। रिक स्टेयर से नीचे उतरता है। उसे चारों ओर फैली हुई स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रिक हॉस्पिटल के बैक डोर से लोडिंग बे में निकल जाता है। रिक की आंखें जब सनलाइट में देखने के काबिल होती है, तो वह देखता है कि उसके सामने बहुत सारी डेड बॉडीज शीट्स में बंधी हुई पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। वो हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। उसे बाहर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, कुछ सैंडबैग्स और मिलिट्री अटैक के और भी बहुत सारे साइंस दिखाई देते हैं। रिक हॉस्पिटल गाउन को पहने हुए रोड के ऊपर आ जाता है। उसे पार्क में एक बाइसाइकिल मिलती है। रिक उस बाइसाइकिल की तरफ बढ़ता है, तब उसे पूरी तरह से गली हुई एक औरत दिखाई देती है, जिसके पैर और लिप्स दोनों ही मिसिंग थे। वह औरत रिक की ओर आने की कोशिश करती है। रिक उसे देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वह उस बाइक को उठाता है और उसे राइड करता हुआ रोड पर आ जाता है। रिक अपने घर पहुंच जाता है। वह अपने घर का दरवाजा खोलता है। वो घर वीरान पड़ा हुआ था। रिक लॉरी और कार्ल को आवाज देता हुआ अंदर जाता है। रिक को एक मोमेंट पे ऐसा लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा था। वह घर से बाहर आकर सीढ़ी पर बैठ जाता है। उसे तभी रोड पर चलता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। रिक उसे देखकर उसे वेव करता है। तभी एक बच्चा उसके पीछे से आता है और रिक को शॉवल से हिट करता है। रिक को ऐसा लगता है कि वो बच्चा कार्ल था। तभी वह बच्चा जोरों से चिल्लाकर अपने पापा को रिक के बारे में बताता है। उस बॉय का फादर रिक के सामने ही था। वो उसकी तरफ आता है और उस आदमी को, जिसे रिक ने वेव किया था, उसके सिर में गोली मार देता है। वो रिक की ओर आता है और उसे रिवॉल्वर दिखाकर उसे उसके बैंडेज लगे होने का कारण पूछता है। रिक उस आदमी मॉर्गन की बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता और उसी वक्त बेहोश हो जाता है। रिक की बेहोशी टूटती है। उसके हाथ और पैर बेड से बंधे हुए थे। वो यंग बॉय, जिसका नाम ड्यूने था, वो अपने हाथों में बेसबॉल बैट पकड़े हुए उसके बेड के पास खड़ा हुआ था। मॉर्गन रिक से एक बार फिर पूछता है कि क्या उसे किसी ने बाइट किया था। रिक उसे बताता है कि वह गन शॉट से घायल हुआ था। मॉर्गन उसका फीवर चेक करता है और उसे नॉर्मल देखकर उसे खोल देता है। मॉर्गन रिक को डिनर ऑफर करता है। सभी उस डिनर के लिए प्रे करते हैं। रिक नोटिस करता है कि वह अभी जिस घर में है, वो घर उसके फ्रेंड का था। मॉर्गन रिक से कहता है कि वह खिड़की से बाहर न देखे, क्योंकि इससे लाइट बाहर जाएगी और डेड्स को दिखाई दे जाएगी। मॉर्गन रिक को बताता है कि बाहर स्ट्रीट पर वॉकिंग डेड्स फैले हुए हैं। रिक के रिएक्ट करने पर वह समझ जाता है कि रिक को डेड्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तब मॉर्गन उसे बताता है कि कोई भी साउंड डेड्स को आने पर मजबूर करता है और उसने सुबह जिस आदमी पर गोली चलाई थी, उसके कारण बहुत सारे डेड्स बाहर आ चुके थे। मॉर्गन रिक को बताता है कि वॉकर्स रात के समय ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मॉर्गन रिक को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जिस आदमी को सुबह मारा था, वह उन्हें खाने की कोशिश करता और उन्हें उसी से बचना था, क्योंकि उनकी बाइट किसी को भी मार डालती है और थोड़े समय बाद उनके द्वारा काटा हुआ आदमी दोबारा जिंदा होकर वॉकर में कन्वर्ट हो जाता है। डिनर के बाद रिक मॉर्गन को अपने बेटे कार्ल के बारे में बताता है।
ड्यून के पूछने पर कि क्या वो एक बैंक रॉबर था, रिक उन्हें अपने शेरिफ होने के बारे में बताता है। तभी बाहर एक गाड़ी के हॉर्न का बजना शुरू हो जाता है और ये लोग अंदर की सभी लाइट्स को बंद कर देते हैं। रिक और मॉर्गन विंडो से बाहर देखते हैं। वो स्ट्रीट पूरी तरह से वॉकर से भरी हुई थी, जो कि गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर वहां आ चुके थे। एक औरत नाइट गाउन पहने हुए उनके घर के सामने आ जाती है। ड्यून उस औरत को देखकर रोने लग जाता है। तब मॉर्गन रिको को बताता है कि वह लेडी उसकी वाइफ थी और वह औरत घर के पास आकर उनके घर के दरवाजे के हैंडल को घुमाना शुरू कर देती है। अगले ही दिन रिक घर से बाहर निकलता है। उसके हाथों में एक बेसबॉल बैट है। वह एक वॉकर की ओर बढ़ता है और उसके सिर में जोर से मारकर उस वॉकर को नीचे गिरा देता है। मॉर्गन रिक को बता चुका था कि वॉकर्स के ब्रेन में ऐसा कुछ है कि उनके ब्रेन को खत्म करने पर वो दोबारा जिंदा नहीं हो पाते, इसीलिए वॉकर्स को मारने के लिए उनके ब्रेन को पूरी तरह से खत्म करना होता है। वो सभी रिक के घर में पहुंचते हैं। रिक मॉर्गन को बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ और उसका बेटा अभी भी जिंदा हैं। मॉर्गन को वो एक्सप्लेन करता है कि उसे उसके घर में उनकी फैमिली एल्बम नहीं मिली थी और उसकी वाइफ सभी चीजों को बहुत अच्छे से रखती थी, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से जाते वक्त अपनी फैमिली एल्बम अपने साथ लेकर गई होगी। ड्यून रिक की बात सुनकर उसे बताता है कि हो सकता है कि उनकी फैमिली अटलांटा में हो। मॉर्गन रिक को एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट ने अटलांटा में कुछ रिफ्यूजी सेंटर्स बनाए हुए थे और वहाँ पर उन्हें फूड और प्रोटेक्शन मिल सकता था। रेडियो पर इस बात का अनाउंसमेंट होता रहता था। मॉर्गन रिक को ये भी बताता है कि ऐसी अफवाह थी कि सीडीसी इस बीमारी के इलाज को ढूंढने में लगा हुआ था। रिक, मॉर्गन और ड्यून तीनों किंग काउंटी शेरिफ्स डिपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। वहां पर वो लोग हॉट शॉवर में नहाते हैं, जो कि अभी तक काम कर रहा था। वहां पर रिक अपनी शेरिफ की ड्रेस पहनता है और कुछ गन्स को एक बैग में भर लेता है। रिक अब अटलांटा जाने का इरादा करता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना है। मॉर्गन रिक को बताता है कि वो और ड्यून ड्रैक के घर में रुके हुए थे। वहीं पर उसकी वाइफ एक वॉकर में कन्वर्ट हो गई थी और तब से वो लोग यहीं पर फंसे हुए हैं और अब वो लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तब रिक मॉर्गन और ड्यून को कुछ गन्स और एम्यूनेशन दे देता है। रिक वहीं मौजूद एक गाड़ी में अपने पूरे सामान को लादता है और अटलांटा के लिए रवाना होने लग जाता है। मॉर्गन रिक से कहता है कि ड्यून जब गन चलाना सीख लेगा तब वो रिक को अटलांटा में आकर ज्वाइन करेगा। रिक मॉर्गन को एक वॉकी टॉकी देता है और उसे कहता है कि वो एक दिन में एक समय उसको ऑन करके उसके कांटेक्ट में रहे। मॉर्गन जाते वक्त रिक को वार्न करता है कि वो वॉकर के ग्रुप से बचकर रहे, क्योंकि जब वो लोग ग्रुप में होते हैं तब वो अपने सामने आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ते। रिक को वहां से रवाना होने से पहले अपना दोस्त शेरिफ लियोन दिखता है, जो कि वॉकर में कन्वर्ट हो चुका था। रिक अपने दोस्त को उस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो उसके सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। मॉर्गन और रिक वहां से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब एपिसोड में ड्रैक का घर दिखाया जाता है, जहां पर ड्यून ने सारी विंडोज को कवर कर दिया था और मॉर्गन खिड़की पर एक गन को लेकर वॉकर्स को निशाना बना रहा था। मॉर्गन अपनी एक पुरानी फोटो एल्बम को देखता है और अपनी वाइफ की फोटो को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ड्यून मॉरन के इस तरह से गोली चलाने को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इधर मॉरन अपनी वाइफ को अपनी ओर आते हुए देखता है। वो उसके हेड का निशाना बना लेता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि अपनी वाइफ को मार नहीं पाता। अब एपिसोड को रिक के डायरेक्शन में मोड़ते हैं। रिक उसी पार्क में आता है जहाँ पर उसे वो लेडी मिली थी, जो कि बहुत बुरी हालत में थी। रिक उसे सॉरी कहता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। रिक अपनी गाड़ी से हाईवे 85 से होते हुए अटलांटा की ओर बढ़ जाता है। साथ ही साथ वो अपने रेडियो से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है। अब एपिसोड को एक कैंप के डायरेक्शन में मोड़ा जाता है। वहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स हैं जो कि वॉकर्स के अटैक से बचे हुए थे। उन सर्वाइवर में से एक यंग लड़की एमी उस रेडियो ब्रॉडकास्ट को रिसीव करती है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही कनेक्शन इंटरप्ट हो जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस सर्वाइवर कैंप में शेन, लॉरी और कार्ल तीनों ही मौजूद हैं। वो लोग ट्रांसमिशन की डिस्टरबेंस के कारण
रिक की आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लॉरी उसी वक्त उन लोगों को बताती है कि वो कई हफ्तों से इन लोगों को बोल रही थी कि वो लोग हाईवे के ऊपर साइन लगा दें कि सिटी में जाना इस वक्त बहुत ज्यादा डेंजरस है और हाईवे से आने वाले लोग अटलांटा सिटी से दूर ही रहें। वो उस आने वाले मैसेज के आदमी को वार्न करने के लिए खुद ही हाईवे की ओर जाना चाहती है, लेकिन उसे जाने से शेन और डेल दोनों ही मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत रिस्की रहेगा। लॉरी गुस्से से अपने टेंट के अंदर चली जाती है। शेन उसके पीछे पीछे जाता है। तब हम लोगों को दिखाया जाता है कि इसी बीच शेन और लॉरी के बीच में एक रिलेशनशिप शुरू हो चुका है। लॉरी शेन के समझाने पर अपना हाईवे पर जाने वाला प्लान कैंसिल कर देती है। इधर अब एपिसोड को फिर से एक बार रिक की ओर मोड़ा जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका है। वो अपनी गाड़ी को हाईवे पर ही छोड़कर गैस कैन लेकर और अपने गन से भरे हुए बैग को लेकर एक फार्म हाउस की तरफ जाता है। रिक के पास इस वक्त उसके घर में बची हुई एकमात्र फैमिली फोटो भी थी। रिक उस फार्म हाउस में पहुंच जाता है। वो वहाँ की विंडो से अंदर झांक कर देखता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक कपल ने सुसाइड कर लिया था और उन्होंने दीवार पर लिखा था गॉड फॉरगिव अस। रिक वहीं मौजूद ट्रक की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहाँ उसे एक घोड़ा दिख जाता है। रिक को कुछ समझ नहीं आता। वो उसी घोड़े पर सवार होकर अटलांटा की ओर चल देता है। रिक जब अटलांटा पहुंचता है तब वहां पर उसे अटलांटा बुरी तरह से वीरान दिखाई देता है। उसे लगता है कि मॉर्गन ने उसे रिफ्यूजी कैंप के बारे में गलत जानकारी दी थी। वहां पर उसे बहुत सारी गाड़ियां जली हुई दिखाई देती हैं। रोडें बुरी तरह से वीरान पड़ी हुई थी। वो सिटी के अंदर की रोड्स पर घूमना शुरू कर देता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को ढूंढने के लिए किस डायरेक्शन की ओर जाए। तभी उसे अटलांटा की एक रोड पर एक मिलिट्री ब्लॉकेज दिखाई देता है। तभी उसके सामने कुछ वॉकर्स आ जाते हैं। वो अपने घोड़े को तेजी से आगे की ओर बढ़ाना शुरू कर देता है। तभी वो देखता है कि हर तरफ से बहुत सारे वॉकर्स उसकी ओर आना शुरू हो चुके हैं। रिक को तभी एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो कि ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। वो अपने हॉर्स की स्पीड को बढ़ाता है और हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी वो देखता है कि वॉकर्स की संख्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वॉकर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसका घोड़ा नीचे गिर जाता है और रिक भी एक तरफ नीचे गिर जाता है। वॉकर्स घोड़े के ऊपर हमला कर देते हैं। इसी बीच रिक को एक गाड़ी के नीचे घुसने का मौका मिल जाता है। रिक उस गाड़ी के नीचे से धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। तभी वॉकर्स भी उस गाड़ी के नीचे से उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। रिक उन्हें देखकर उनके ऊपर गोली चलाने लग जाता है। रिक ये देखता है कि वो एक टैंक के नीचे है। वो उस टैंक के नीचे के दरवाजे का यूज करके उस टैंक के अंदर घुस जाता है। सभी वॉकर्स उस टैंक के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। रिक को टैंक के अंदर भी एक वॉकर सोल्जर दिखाई देता है। रिक जब उसकी गन लेता है तब वो सोल्जर एकदम से जग जाता है और रिक उसे मार डालता है। रिक उस टैंक के टॉप से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी वॉकर्स उसे वहां देखकर उस टैंक के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसे देखकर रिक को दोबारा टैंक के अंदर ही छुपना पड़ जाता है। रिक का गन से भरा हुआ बैग स्ट्रीट के ऊपर ही गिर चुका था। टैंक के बाहर सभी वॉकर्स ने रिक के हॉर्स को पूरी तरह से खार डाला है और बहुत सारे वॉकर्स टेंट को चारों तरफ से घेर चुके थे। अटलांटा सिटी के ऊपर के व्यू से ये दिखाया जाता है कि पूरी स्ट्रीट वॉकर्स से भरी हुई थी। वो हर तरफ थे और बहुत ज्यादा थे। टैंक के अंदर रिक को अब समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने आप को बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस करता है। रिक उस सोल्जर की गन को लेकर अपने फोरहेड में लगा लेता है। रिक अब सुसाइड करने का मन बना चुका था, लेकिन तभी उसे रेडियो की आवाज सुनाई देती है और उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे पूछ रहा था कि क्या वो टैंक के अंदर था और अच्छे से था। रिक उस आवाज को सुनकर अपने सिर के ऊपर से गन को हटा लेता है और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में कैंप का सीन दिखाया जाता है जो कि अटलांटा के बाहर बना हुआ था। वहाँ पर सर्वाइवर्स अपने अपने काम में व्यस्त थे। एक वैन की रूफ से डेल सभी लोगों को वॉच कर रहा था। एमी लॉरी के पकड़ी हुई बकेट में से मशरूम्स को निकालकर फायर में डाल रही थी। एमी लॉरी से पूछती है कि उसे कैसे पता चलेगा कि मशरूम पॉइजनस हैं। लॉरी इसका जवाब हंसकर देती है, इसके लिए उन्हें चक्कर देखना होगा। लॉरी और मशरूम को खोजने के लिए
फॉरेस्ट की ओर जाती है और वो डेल को कार्ल का ध्यान रखने के लिए कहती है। लॉरी फॉरेस्ट में अकेले ही चली जाती है। तब उसे कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती है। लॉरी को तभी पीछे से शेन आकर पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होते वक्त लॉरी की नजर अपने गले में पड़ी हुई एंगेजमेंट रिंग की ओर जाती है। शेन के इशारा करने पर वो अपनी उस रिंग को उतार कर पास में रख देती है। अब एपिसोड को रिक की ओर मोड़ा जाता है, जो कि उसी टैंक के अंदर बंद है और रेडियो पर आए हुए मैसेज का जवाब दे रहा है। रिक उस आदमी को जवाब देता है कि वो कौन है और क्या वो उसे देख पा रहा है। वो आदमी रिक को कहता है कि अभी वॉकर्स हॉर्स को खाने में व्यस्त हैं और उसके टैंक के दाईं ओर का रास्ता काफी कुछ खाली है। रिक उस रास्ते को पकड़कर इस वक्त भाग सकता है। रिक उस आदमी से पूछता है कि क्या उसे रिक का गन से भरा हुआ बैग दिखाई दे रहा है। वो आदमी रिक को बताता है कि उस गन से भरे हुए बैग को रिक नहीं ले सकता क्योंकि उसके चारों तरफ वॉकर्स हैं। रिक को उसी वॉकर सोल्जर के पास से एक बॉम्ब मिलता है और उसे वहीं टैंक में पड़ा हुआ एक शॉवल मिल जाता है। रिक उस टैंक के टॉप से बाहर निकलता है और उस शॉवल से वॉकर्स को मारते हुए एक गली की ओर दौड़ जाता है। वो अपने पीछे आने वाले वॉकर्स को गोली मारता जा रहा था। जैसे ही वो गली में एक कॉर्नर की ओर मुड़ता है, उसके सामने एक यंग बच्चा आ जाता है जो कि उसका हाथ पकड़कर उसे एक और ले जाता है। वो ग्लेन था। वही रिक से रेडियो ट्रांसमीटर के ऊपर बात कर रहा था। ग्लेन और रिक वहीं की एक बिल्डिंग की लैडर का यूज करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो बीच रास्ते में जाकर रुकते हैं। तब ग्लेन रिक को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो दोनों देखते हैं कि वॉकर्स उनकी ओर बढ़ना शुरू कर चुके हैं। वो दोनों आगे वाली लैडर्स का यूज करके बिल्डिंग के टॉप तक पहुंच जाते हैं। ग्लेन और रिक दूसरी तरफ की सीढ़ियों से पीछे की गली में पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें कुछ ही वॉकर्स नजर आते हैं। ग्लेन रेडियो ट्रांसमीटर का यूज करके अपने ग्रुप को बताता है कि वो लोग बिल्डिंग के बाहर आ चुके हैं। तब दो लोग बेसबॉल बैट लिए हुए एक बिल्डिंग से बाहर आते हैं और उन वॉकर्स को मार गिराते हैं। रिक और ग्लेन उस बिल्डिंग के अंदर जल्दी से घुस जाते हैं। साथ ही साथ वो दोनों आदमी भी घुस जाते हैं। वो बिल्डिंग एक मॉल थी। उस मॉल में मौजूद एक औरत एंड्रिया रिक को गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे चिल्लाकर बताती है कि वो लोग उसके कारण मर सकते थे। एंड्रिया के अनुसार रिक ने जितनी गोलियां चलाई थी उसके साउंड से वॉकर्स के वहां पर आने के चांसेस बहुत बढ़ गए थे। तभी वो लोग मॉल की खिड़की से देखते हैं कि बहुत सारे वॉकर्स ने उन लोगों को चारों ओर से घेर लिया था और अब वो सभी अंदर आने की कोशिश में लगे हुए थे। ग्रुप में मौजूद सभी लोग रिक से पूछने लग जाते हैं कि वो अटलांटा में क्या कर रहा था। रिक उन लोगों को बताता है कि वो ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर की अटेंशन अपनी ओर करना चाहता था। उन्हीं में से एक आदमी जैक्वी रिक को कहता है कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा, वहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं आते हैं। रिक उन्हें बताता है कि उसने वास्तव में एक हेलीकॉप्टर देखा था। उन्हीं में से एक आदमी टी डॉग ग्रुप से रेडियो सिग्नल पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी उन लोगों को और भी बहुत सारे गन शॉट्स की आवाजें सुनाई देती है। एंड्रिया ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। सभी लोग मॉल की छत की ओर भागते हैं। वहाँ पर उन लोगों को उसी ग्रुप का मर्ली फायरिंग करता हुआ दिखाई देता है। मॉरल्स और टी डॉग दोनों ही मर्ली को पकड़ लेते हैं और उसे बुलेट्स को वेस्ट करने के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। मर्ली इस बात से बुरी तरह से झल्ला जाता है। वो टी डॉग को निगर कहकर बुलाता है और उसे नफरत की नजरों से देखता है। वो टी डॉग को गन शॉट पर ले लेता है। मर्ली सभी को कहता है कि वो लोग उसे अपना हेड मानने के लिए तैयार हो जाएं। इससे पहले कि ग्रुप के सभी लोग मर्ली के फेवर में आए, रिक अचानक ही मर्ली को हिट करता है और उसके हाथों को एक पाइप से हैंडकफ से बांध देता है। रिक मर्ली को वार्न करता है कि अब चीजें बहुत कुछ बदल चुकी हैं। बाहर डेड्स हैं और अंदर सिर्फ वही कुछ लोग हैं जो कि सर्वाइवर्स हैं। वहाँ पर व्हाइट और ब्लैक कोई नहीं है और इस सिचुएशन से वो लोग एक साथ ही बाहर निकल सकते हैं। मर्ली रिक को शेरिफ की वर्दी में देख चुका है।
वो उसे वार्न करता है कि एक शेरिफ कभी भी निर्दोष के ऊपर गोली नहीं चला सकता। रिक मर्ले को बताता है कि अब चीजें बहुत कुछ बदल चुकी है। वो सिर्फ एक ऐसा आदमी है जो कि अपनी वाइफ और अपने बच्चे को खोज रहा है और जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। रिक को मर्ली की शर्ट के पॉकेट में से कोकीन भी मिलती है जिसे कि वो छत के ऊपर से नीचे फेंक देता है। मॉरेल्स रिक को बताता है कि अब अटलांटा में कोई भी रिफ्यूजी सेंटर नहीं है और एक ग्रुप सर्वाइवर्स का बचा हुआ है जो कि अटलांटा की सिटी के बाहर एक क्लिफ से घिरे हुए जगह में रहता है। मर्ली बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो एंड्रिया को भी होर कह के बुलाता है। एंड्रिया उसकी इस बात का कोई भी रिएक्शन नहीं देती। रिक देखता है कि स्ट्रीट को चारों ओर से वॉकर्स ने घेरा हुआ था और उन लोगों के जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। टी डॉग इस बीच अपने ग्रुप से रेडियो से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तब रिक के दिमाग में अंडरग्राउंड सीवरेज का यूज करके वहां से बाहर जाने का प्लान आता है। जैक्वी उसकी बात का समर्थन करता है। उन लोगों का पूरा ग्रुप बेसमेंट में पहुंच जाता है। टी डॉग मर्ली के ऊपर नजर रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है। बेसमेंट में ग्लैन, रिक, एंड्रिया, मॉरेल्स और जैकोए उस फ्लड टनल तक पहुंच जाते हैं। ग्लैन और जैकोए उस फ्लड टनल के अंदर जाकर आगे रास्ता देखते हैं पर वो रास्ता उन्हें आगे से बंद मिलता है। स्टोर के फ्रंट में एंड्रिया और रिक दोनों बाहर का ध्यान रखने के लिए मौजूद हैं। एंड्रिया रिक को अपना गन पॉइंट करने के लिए सॉरी कहती है। एंड्रिया रिक से कहती है कि रिक का उन लोगों के बाहर निकालने के कंसर्न को लेकर पूरा ग्रुप उसके ऊपर विश्वास करने लगा है और वो भी उसके ऊपर विश्वास करने लगी है। रिक एंड्रिया के हाथ में गन को देख चुका था लेकिन वो ये भी देख चुका था कि एंड्रिया को उस गन का यूज करना नहीं आता। वो एंड्रिया को उस वक्त उस गन का यूज करना बताता है। इधर छत पर टी डॉग अभी भी रेडियो पर अपने ग्रुप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और मर्ले उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि टी डॉग अपने टूल बॉक्स में से हैकशॉ को निकालकर मर्ले को आजाद कर दे। मर्ले के इस ऑफर को टी डॉग हंसकर टाल देता है और उसे कहता है कि वो जानता है कि मर्ले आजाद होते ही सबसे पहले क्या करेगा। इधर स्टोर में एंड्रिया को एक नेकलेस मिलता है जिसमें कि एक मरमेड का पेंडेंट बना हुआ था। एंड्रिया को वो नेकलेस अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा लगता है। रिक के कहने पर वो उस पेंडेंट को अपने पॉकेट में रख लेती है। तभी वो देखते हैं कि वॉकर्स ने ग्लास को तोड़ दिया है। अब वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। सभी एक बार फिर से छत पर जाते हैं और वहां से चारों ओर देखते हैं। तभी रिक को एक दूर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक क्यूब वैन दिखाई देती है। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग बिना वॉकर्स की नजरों में आए हुए उस क्यूब वैन तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। वो लोग डिस्कस करते हैं कि वॉकर्स डेड को स्मेल कर लेते हैं और वो उनके पास नहीं जाते। रिक को तब पता चलता है कि वॉकर्स डेड और लिविंग के बीच में डिफरेंशिएशन स्मेल से कर सकते हैं। तब रिक और मॉरेल्स एक वॉकर को अंदर लेकर आते हैं और उसके गट को बहुत बुरी तरह से फाड़ डालते हैं। रिक और ग्लैन उसके पेट में मौजूद पूरे गट के ब्लड को अपने कपड़ों के ऊपर लगा लेते हैं और उसके कुछ पार्ट्स को भी टंगा लेते हैं। जब रिक और ग्लैन उस बिल्डिंग से निकलने लगते हैं तब रिक टी डॉग को मर्लिन के हैंडकफ्स की कीद सौंप देता है। रिक और ग्लैन वॉकर्स के बीच में से वॉकर्स की तरह से चलते हुए जाते हैं और वाकई कोई भी वॉकर उनकी तरफ नोटिस नहीं करता। टी डॉग, मॉरल्स, एंड्रिया और जैक्वे सभी रिक और ग्लैन को स्ट्रीट में से वॉकर्स के बीच में से होते हुए जाते हुए देखते हैं। टी डॉग अभी भी रेडियो पर अपने ग्रुप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मर्ले सभी लोगों को कहता है कि वो भी उनके इस प्लान में शामिल होना चाहता है। मर्ले रिक के ऊपर गुस्सा करता है कि वो यहाँ से उसके हैंडकफ्स की की भी लेकर चला गया था। टी डॉग तब उसे अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबी दिखाता है। इधर कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमी अपनी सिस्टर एंड्रिया के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है और उन लोगों के अभी तक न लौटने से बहुत ज्यादा चिंतित है। डेल एमी को परेशान देखकर उसे कहता है कि चिंता करने से कुछ नहीं हो पाएगा। डेल जिम के साथ अपनी आरवी के ऊपर काम कर रहा था। लॉरी लॉन्ड्री का काम कर रही थी और शेन कार्ल को नॉट बांधना सिखा रहा। तभी वहाँ पर रेडियो ऑन हो जाता है और टी डॉग की आवाज आनी शुरू हो जाती है। टी डॉग उन सभी को बताता है कि वो लोग मॉल में फंसे हुए थे और उनके चारों तरफ बहुत सारे वॉकर्स थे। डेल टी डॉग के इस बात का जवाब देना चाहता था लेकिन उससे पहले ही रेडियो कम्युनिकेशन फिर से ऑफ हो जाता है। उस कैब में मौजूद सभी लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं। कोई भी उस ग्रुप की मदद करने नहीं जा सकता था क्योंकि इन लोग के जाने से इन लोगों की जान को भी
भी खतरा हो सकता था। एमी का मानना था कि वो उस ग्रुप की हेल्प करने के लिए जा सकती थी। शैन एमी को वहां जाने से मना करता है। तब एमी शैन के ऊपर गुस्सा करके एक और चली जाती है। लॉरी भी एमी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब एक बार फिर से अटलांटा की ओर आते हैं, जहाँ पर रिक और ग्लैन वॉकर्स के बीच में से जा रहे थे। तभी अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है और उस बारिश के कारण उनके ऊपर मौजूद ब्लड वॉश हो जाता है। उनकी गट की जो स्मेल थी वो पूरी तरह से चली जाती है। ग्लैन और रिक के आसपास मौजूद वॉकर्स को उनकी स्मेल आ जाती है और वो लोग उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ग्लैन और रिक उन वॉकर्स से लड़ते हुए उस कंस्ट्रक्शन साइट की ओर भागने लग जाते हैं और आखिरकार फेंस से होते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। रिक वॉकर्स को संभालता है जबकि ग्लैन उस वैन की कीज को ढूंढता है। वॉकर्स के वहां पहुंचने से पहले ही वो लोग वैन को वहां से लेकर भाग लेते हैं। यहाँ छत पर पूरा ग्रुप ग्लैन और रिक की हरकतों को देख रहा था। उन लोगों को वैन लेकर भागते हुए देखकर इस ग्रुप को लगता है कि वो लोग इन्हें धोखा देकर निकल चुके हैं। रिक ग्लैन को कहता है कि वो रेडियो से अपने ग्रुप को बताए कि वो लोग उन्हें पिक करने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्हें वॉकर्स का ध्यान हटाने के लिए कुछ और भी करना होगा। तभी रिक को वहाँ पर मौजूद एक रेड स्पोर्ट्स कार दिख जाती है। रिक ड्राइवर की साइड विंडो को तोड़ डालता है और वहाँ पर अंदर घुसकर कार के हॉर्न को शुरू कर देता है। इधर ये ग्रुप रिक का मैसेज मिलते ही अपने अपने बैग्स को लेकर लोडिंग डॉक तक पहुंच जाते हैं। टी डॉग भी अपना बैग उठाकर जाने लग जाता है। तब मर्ले उसे कहता है कि वो प्लीज उसे खोल दे। टी डॉग मर्ले को खोलने के लिए जब आगे बढ़ता है तब उसका पैर किसी चीज से टकराता है और उसके हाथ से चाबी ड्रेनेज पाइप में गिर जाती है। मर्ले इस बात को देखकर उसके ऊपर बुरी तरह से झल्ला जाता है। टी डॉग के हाथ से उसी वक्त टूल बॉक्स भी गिर जाता है। टी डॉग मर्ले को सॉरी कहता है और छत से दरवाजे के रास्ते बाहर निकल जाता है। वो जाते जाते छत के दरवाजे को चेन से लॉक कर देता है। ग्लैन उस रेड स्पोर्ट्स कार में है जिसका कि लगातार हॉर्न बज रहा था। वो उन वॉकर्स का ध्यान दूसरी ओर भटकाने में कामयाब हो जाता है और इसी बीच रिक लोडिंग बे के बैक एंट्रेंस में पहुंच जाता है। सभी लोग ट्रक में आ जाते हैं। ग्लैन देखता है कि उनका पूरा ग्रुप वैन में बैठ चुका है। वो भी अपनी गाड़ी को रिक की वैन के पीछे कर लेता है और वो दोनों सिटी से बाहर निकल जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। तब टी डॉग उन लोगों को बताता है कि उसके हाथ से चाबी गिर गई थी और जिसके कारण मर्लिन उसी बिल्डिंग की छत पर छूट चुका है। ग्लैन उस स्पोर्ट्स कार में है और अटलांटा से बाहर निकलते हुए खुशी से चिल्लाता है।